आमची गलती हुई है। माझा नवरा असं नाही करू शकत, वो इस हालत में है ही नहीं। देखिए प्रभा जी, हमने आपको कल भी समझाया था। सर, मैं उनकी मेडिकल फाइल लेके आई हूँ। वो मेंटली ठीक नहीं है, उनके ट्रीटमेंट शुरू है। सर, वो खुद दवाई पे जिंदा है तो दूसरे को कैसे मार सकते हैं? वो बहुत कमजोर है, खड़े खड़े गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। वो एक चिट्ठी को नहीं मार सकते हैं, तो इंसान को कैसे मार सकते हैं? देख लीजिए ना, उनकी फाइल देख लीजिए। सर, माझ्या नवऱ्याने काही नाही हो केलंय, खरंच सांगते काही नाही केलं त्यांनी। माझ्या नवऱ्यासाठी जेवण और दवाई लेके आई हूँ, प्लीज सीने दीजिए उनको। अच्छा शांत हो जाइए। सीमा, मेरा मिलवा दो। अरे और कितनी बार समझाऊंगा, सारे पैसे बैंक में नहीं जाने हैं। 20% पैसा बैंक में और बाकी का घर भेजना है, समझा? एक काम कर, तू इधर ही आ जा। मैंने 2 बंडल बना दिए हैं, सुबह बैंक में डाल देंगे। सर, खाने का कुछ ऑर्डर है आपका? क्योंकि 5 मिनट में किचन क्लोज हो रहा है। मैं किसी का वेट कर रहा था। ड्रिंक्स तो मिलेगा ना? हाँ सर, वो मिलेगा। अच्छा, तुम्हारी बेटी की किडनी का ऑपरेशन होना था, क्या हुआ उसका? अभी नहीं हुआ सर, थोड़ा सा पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे? सर, वो ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं 50,000 अभी भेजता हूँ, सबसे पहले ऑपरेशन कराओ, ठीक है? और जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना। नंबर बोलो। सर 8034। चेक करना पैसे आए। थैंक यू सर। अरे बस बस बस, ठीक है, चलो। हेलो, बिजी आप? नहीं, एकदम ठीक हूँ। बार में बैठ के दारू पी रहा हूँ। चिढ़ क्यों रहे हैं? अरे रूपाली, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जिससे मिलने आया था वो अभी तक आया नहीं। ओ, अच्छा, निशा आपसे बात करना चाहती है। अरे आके बात करता हूँ ना, मर थोड़ी रहा हूँ। अरे क्यों करते हैं आप? देखिए, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी बाबा, सॉरी। चलो निशा को फोन दो। हेलो पापा, आप कब घर आओगे? मुझे स्टोरी सुनना है। बेटा, आपको मम्मा स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? पापा को आने में देरी हो जाएगी, आप खाना खा के सो जाइए। ठीक है, निशा लव्स यू। पापा लव्स यू टू बेटा। गुड नाइट। चले आवाज नहीं क्या रे? पहचाना मेरे को? शेखर नागरे। फोन किया तो समझ में नहीं आया ना? हाँ? किधर भाग रहा? पैसे की थैली निकाल, पैसे की थैली निकाल, चल थैली निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरी थैली भी निकाल, दूसरी थैली भी निकाल, जल्दी निकाल। इसका बैग भी उठाओ। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक कस्टमर से पैसा मत लो, मैं दे रहा हूँ ना पैसा। मेरे को आना पड़ा ना इधर, जुर्माना, पैसा डबल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में तेरे को पहला सोचना मांगता था, लेट हो गया रे तू। तुम्हाला 8 वाजता यायला सांगितलंय ना, 11:30 बज गए हैं, अब अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? डॉक्टर ने बोला है ना, वक्त पे दवाई खाने के लिए, आप जल्दी आइए। बोल क्यों नहीं रहे? मैं आ रहा हूँ। किट्टू नहीं आई फिर से? हेलो हेलो, हेलो, क्या
कौन से बार में? सर मैंने ही फोन किया था। सर मैं दारू लेने आया था तो अंदर से चिकन चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? तुम यहीं रुको, चलो सर आओ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अरे क्या नाम है? बैठो, बैठ जाओ। और ये सारी तबाही इन्होंने की? कैसे? ओहो, फोन में बैटरी नहीं है। कैश भी नहीं है। लिफ्ट ले लेती हूँ। लेफ्ट 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 लेफ्ट। सर श्रीकांत जोशी नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा। हमने मरहम पट्टी करवा दी। मर्डर वेपन वो चाकू ही है जो हमने श्रीकांत के हाथों से अपने कब्जे में लिया। लेकिन पवार, सवाल यह है कि इतने बुजुर्ग आदमी ये सब कुछ किया कैसे होगा? सर पे चोट का भी निशान है, तो शायद हाथापाई में लगी होगी। सर मर्डर वेपन पे श्रीकांत जोशी की उंगलियों के निशान भी तो हैं। मतलब ओपन एंड शट केस है सर। सर कहाँ है मेरे पति? किसने मारा है उन्हें? क्या आप बता सकते हैं कि आपके पति इस बार में इतने पैसों के साथ क्या कर रहे थे? सर वो किसी से बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग करने गए थे, पर किसने मारा है उन्हें और आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे उन्हें? देखिए, फिलहाल हमारी कस्टडी में एक सस्पेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो इस सब में शामिल है। थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके हाथ में मर्डर वेपन है। सर बुजुर्ग है? सर उसी ने मारा होगा विवेक को, क्योंकि विवेक को किसी बुजुर्ग ने कॉल किया था। लड़ाई भी होनी थी विवेक से उसकी। ये तो मेरी शराफत है कि डील फाइनल होने के बाद भी आपके एज और एक्सपीरियंस का लिहाज करके मैंने 20 की जगह 30% दिया आपको, और अब आप 40% की मांग कर रहे हैं। नहीं, 70% से कम में मैं नहीं रुक सकता हूँ। ऐसा करते हैं, आज मिलते हैं और सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। ये रोज रोज का किस मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो श्रीकांत जोशी के खिलाफ है। मर्डर वेपन पे उंगलियों के निशान भी है, और अब तो विक्टिम की वाइफ भी डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी करो और पुलिस कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट करो। सर साहब, मेरे पति श्रीकांत उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? एक बार में मर्डर हुआ, उनके हाथ में मर्डर वेपन मिला है, प्राइम सस्पेक्ट है मामला। साहब, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी उम्र तो देखो। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो किसी को मार नहीं सकते, किसी को बुरा नहीं जा सकते। साहब, मुझे मेरे पति को मिलना है। अब ठीक तो है। ये क्या हो गया? अब चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं अभी इस वकील के पास जाती हूँ। तुमने कुछ खाया? दवा टाइम पे ले लो। ये क्या हो गया?
क्या हुआ था कल रात? किसने किया ये सब? श्रीकांत जोशी ने? कौन श्रीकांत जोशी? ये सब तो उसने किया है, वो शेखर, गैंगस्टर शेखर नागरे। 3 दिन पहले धमकी भरा फोन किया था उसने। बहुत नसीब वाला है रे तू, तेरी बाइक को अभी भी एकदम पटाखा लगती है। और वो तेरी छोकरी इधर एफसी रोड में पड़ती है ना, एकदम फुलझड़ी लगती है। देखो मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ, साफ साफ बोलो क्या चाहिए। बहुत समझदार है तू, सीधा मुद्दे पे आया। रोकड़ा चाहिए मेरे को रोकड़ा दे, तेरी फुलझड़ी और तेरी पटाखा दोनों सेफ रहेंगे, मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा दोनों को। कितना? 2 पेटी। 2 पेटी? अबे एड़े, 2 पेटी मतलब तुम 3 लोग हैं ना, तो 2 2 2 6 हुआ। अबे लोड मत ले तू, राउंड फिगर 5 कर दे चल। अरे रमन, तूने बोला का खोपड़ी धमकी दे रहे मैं तेरे को। चल दोनों थैली निकाल पैसे की। ऐसा क्या कर रहा है? 20 पेटी उठाने में तेरे बाइकों के कमर लग जाएंगी, मोच आएगा उसको, उसका बोझ हल्का करो पागल। निकल थैली निकल। उसका बैग भी उठाओ। उसने 20 लाख मांगे और तुम्हारे पास 20 लाख ही थे। हाँ। इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन तो बिना इनसाइडर जॉब के पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है तुम्हारा कोई स्टाफ वाला इन्वॉल्व है इस सब में? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता सर। मेरा सारा स्टाफ बहुत लॉयल है मेरे साथ, सालों से काम कर रहा है। खरे, जैसे हमें विवेक की लाश मिली थी ठीक वैसे लेट जाओ सर। यहाँ पे हमें रमन शेट्टी मिला था, इधर बैठ जाओ। रमन शेट्टी का लाइन ऑफ विजन क्लियर नहीं है, वो नहीं देख पाया होगा क्या हुआ। सर मुझे तो लगता है ये सब कुछ श्रीकांत जोशी ने किया होगा, क्योंकि रमन शेट्टी इंजर्ड था, ठीक से समझ नहीं पाया होगा। चलो मान लिया, रमन ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन पवार, श्रीकांत जोशी की उम्र देखो, उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है उसने किया होगा? जैसा आपको लग रहा है कि वो बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग है, इस एज में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, एग्जैक्टली उसी थॉट प्रोसेस से रमन शेट्टी ने भी क्राइम सीन को जज किया होगा। और वैसे भी गैंगस्टर्स तो पहुंच गए थे, तो श्रीकांत जोशी को मदद मिल गई थी। एक मिनट, सीमा इधर, यहाँ वो वेटर अतुल मिला था, इधर बैठो। अतुल का विजन क्लियर, उसने देखा होगा क्या हुआ, उसे होश आया? अभी तक तो नहीं सर। ये 20 रैंडम नंबर्स है जिनसे शेट्टी को कॉल्स आते थे। एक और बात सर, बार के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे के फुटेज में ये गाड़ी कह रही है सर। ये गाड़ी तो मिल नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है, नंबर फेक होगा। राइट सर, नंबर फेक है। तो फिर ये नंबर ट्रैक करो, पता करो कि गैंगस्टर कौन से नंबर से कॉल करते हैं। जी सर। तो सर श्रीकांत जोशी का क्या करना है? रमन शेट्टी का कहना है कि गैंगस्टर्स आए थे, और विक्टिम की वाइफ का भी कहना सही है कि आखिर विवेक को ही जान से क्यों मिला, वो भी मल्टीपल स्टैप। रूपाली का कहना है कि विवेक का किसी बुजुर्ग आदमी के साथ झगड़ा हुआ, कहीं कुछ फिट नहीं बैठ रहा। खैर, FIR हुई है तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब। शुरुआत करते हैं इन नंबर से और गाड़ी को ट्रैक करने से। और बवार, वो श्रीकांत जोशी को चाय वानी पूछते रहना सर। आप लोगों से गलती हुई है, माझा नवरा असं नाही करू शकत, वो इस हालत में है ही नहीं। देखिए प्रभा जी, हमने आपको कल भी समझाया था। सर, मैं उनकी मेडिकल फाइल लेके आई हूँ, वो मेंटली ठीक नहीं है, उनके ट्रीटमेंट शुरू है। सर, वो खुद दवाई पे जिंदा है तो दूसरे को कैसे मार सकते हैं? वो बहुत कमजोर है, खड़े खड़े गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। वो एक चिट्ठी को नहीं मार सकते हैं, तो इंसान को कैसे मार सकते हैं? देख लीजिए ना, उनकी फाइल देख लीजिए। सर,
माझ्या नवऱ्याने काही नाही हो केलंय. खरंच सांगते, काही नाही केलं त्यांनी. माझ्या नवऱ्यासाठी जेवण आता व्हायला की आई. प्लीज श्रीनिधी जेवण. अच्छा शांत हो जाइए. सीमा, मेरा मिलवा दो. आप भी कहिए ना, आप कहिए. आप कहिए. बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं वहां गया. अब मत रोइए, अब मत रोइए, अब मत रोइए, मत रोइए. मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया. आपको दवाई भी तो लेनी है. कल रात को भी आपने दवाई नहीं खाई. ये लीजिए. दवाई लीजिए. जी ओके थैंक यू सर. वो जो वेटर अतुल है उसे होश आ गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है. रमन शेट्टी को अपने लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन पैसों के लिए बेटा भी आपका खून कर सकता है. सर किचन क्लोज हो चुका था, एक और वेटर था वो भी चला गया था. सर मैं अतुल का बैकग्राउंड निकालता हूँ. ये गैंगस्टर शेखर नागरे आखिर है कौन? पता नहीं सर, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना. न्यू एंट्री होगी. न्यू एंट्री है तो उसकी फास्ट एग्जिट कराते हैं. पता करो इसके बारे में, और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर्स हैं सबको राउंड अप करो. राइट सर. चल बता, कैसे प्लान किया ये सब? पूरे स्टाफ में एक तू ही है जिसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी. सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये बात सच है कि मुझे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी. शेट्टी सर ने मेरी कुछ मदद कर दी थी. 50,000 की और जरूरत थी तो विवेक सर ने मेरे अकाउंट में उस रात डाल दिए थे. आप हो सके तो मेरे अकाउंट में चेक कर लीजिए सर. मैं सच बोल रहा हूँ सर. तो फिर एक सच और बता, क्या हुआ था उस रात? क्या वो बुजुर्ग आदमी श्रीकांत जोशी ने विवेक को चाकू मारा था? बुजुर्ग आदमी? हाँ सर, एक कस्टमर था सर. सर उसको तो खुद गैंगस्टर लोगों ने पीट दिया था. ये इंसाफ नहीं है सर. सर श्रीकांत जोशी ही खूनी है. उसने 7 साल के बच्चे के निर्दोष बाप को मारा है और आप लोग उसकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं. देखिए रूपाली जी, हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते. वो काम कोर्ट का. हमारा काम है कोर्ट को सबूत देना. सबूत? जिस चाकू से उसने मेरे पति को मारा है वो उसके हाथ में मिला है आपको. और क्या सबूत चाहिए आपको? सर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है. अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं इंसाफ कर दूंगी और फिर आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा. देखिए हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं. नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं. क्या आप जानती हैं आपके पति वहां बाहर में क्या करने गए थे? सर मैंने पहले भी बताया आपको, वो कई बिजनेस में इन्वेस्टर हैं और उस आदमी से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे. कितना कैश लेकर गए थे? पवार, वो विवेक के पार्टनर के बारे में कोई अपडेट? सर कंफर्म तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कॉल डिटेल से एक नंबर मिला. मिक्की सिंह का है, दिल्ली से. और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मिक्की सिंह की एज है अराउंड 67 ईयर्स. और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि विवेक कैश लेके उनसे मिलने आ रहे हैं. वो भी पूरे 15 लाख, जैसे कि रूपाली ने बताया. मतलब रमन शेट्टी के 20 और ये 15, यानी क्रिमिनल्स पूरे 35 लाख लेकर भागे क्राइम सीन से. लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्राइम हुआ क्यों. आई मीन टारगेट पे कौन? कुछ तो है जो हमारे सामने नहीं आ रहा. रमन शेट्टी और उसके आदमी ने बताया था कि श्रीकांत ने बचाने की कोशिश की थी, मारने की नहीं. और अगर ये सच है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार बच्चे हैं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. और विवेक को भी इंसाफ मिलना चाहिए. पापा आप इधर क्यों सोए हो? चलो ना मुझे स्टोरी सुनाने. पापा उठो ना. पापा चलो ना मुझे स्टोरी सुनाने. पापा 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 मम्मी देखो ना, पापा नहीं उठ रहे.
मम्मी पापा, मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा, आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी पापा, मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं यहाँ नहीं मरूंगी। मम्मी पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानेगी, आपकी बेटी आएगी वापस, आपकी बेटी वापस आएगी। मम्मी पापा, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है। I love you. लव यू टू। तो आज शाम मिले, तुम्हें देखे बिना कितने दिन हो गए। ओके, आई विल कॉल, बी रेडी। I am always ready. I love you. लव यू टू, बाय। मुझे आज ही यहाँ से भागना पड़ेगा, कल ये लोग मुझे मार देंगे। मार डालेंगे? तुम्हें कैसे पता कि मार डालेंगे? जब मैं यहाँ आई थी तो इन्होंने शर्मिता को मार दिया, अब तुम ही आई हो तो ये लोग मुझे मार देंगे। जगह बन गई भागने की, चल चल जल्दी चल यहीं भाग। क्या खिचखिच कर रहे थे तुम लोग? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। वो कहाँ गई दूसरी लड़की? बोल, दूसरी लड़की कहाँ गई? मुझे नहीं पता भाई, लगता है यहाँ से भाग गई। ढूंढ उसको, जा ढूंढ। माल पहुंचा दिया, चल फटाफट गाड़ी निकालते हैं, दूसरी जगह भी माल पहुंचाना है। माँ, मैं आ गई माँ, मैं आ गई माँ। पापा, मैं आ गई पापा। माँ, माँ, पता है मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। मुझे तो लगा ही तो मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी। नैना, कहाँ थी तू इतने दिन? तुझे पता है मोहल्ले में सब लोग तेरे बारे में क्या कहते थे? क्या? यही कि तू धंधा। छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। माँ, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आपने कैसे मान लिया? पापा, पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? मेरा किडनैप हुआ और पापा मैं बहुत मुश्किल से बच के भागी हूँ वहाँ से। वो लोग बहुत खतरनाक थे पापा, सच में। इतने खतरनाक थे वो लोग, तो तू जिंदा कैसे बच के आ गई? अरे वही मर जाती तो बेहतर होता। पापा, वो क्या बोल रहे हैं माँ? अपने भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा? क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अरे अजीत भाऊ, अजीत भाऊ, नहीं, अजीत भाऊ, अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आप आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। श्रीकांत जोशी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ही उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये रही उनकी फाइल। श्रीकांत जी मेंटली और फिजिकली बहुत वीक है और डिप्रेशन में भी है।
उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं, उनकी बॉडी में विटामिन की बहुत कमी है। कोई भी डॉक्टर उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इस कंडीशन का पेशेंट कोई क्राइम कर सकता है। अभी आपकी तसल्ली के लिए मैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ। रूपाली जी, हमें एफआईआर चेंज करना पड़ा। हम गलत आदमी पे शक कर रहे थे। श्रीकांत जोशी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सर श्रीकांत ने नहीं माना तो किसने माना? फिलहाल हमारा शक गैंगस्टर शेखर नागरे पर है। और वो ओल्ड मैन जिससे मेरे पति बिजनेस के लिए मिलने गए थे? वो कोई मिक्की सिंह है, दिल्ली का रहने वाला है। हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया उसको ट्रैक करने के लिए। मतलब मेरे पति को किसने मारा है इसका सीधा जवाब आपके पास नहीं है? सर 29 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची के सर पर से पिता का साया उठ गया है और आप लोग हैं कि इंसाफ नहीं दिला पा रहे मुझे। देखिए रूपाली जी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने विवेक के बारे में भी पता किया और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसे टारगेट क्यों किया गया। ठीक है सर, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। सिर्फ मेरे पति क्यों मारे गए? और उन पर एक बार नहीं 7 बार वार हुआ है। क्यों? कोई जवाब है आपके पास? साइन करिए। आप लोग रुकिए। मुकेश, इन्हें गाड़ी में घर छोड़ दो। थैंक यू सर। और लुई, जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश सही समय पे सही कदम उठाया होता तो वह जिंदा। नमस्कार साहब। कौन बोल रहा है? बस क्या साहब, जिसको तुम ढूंढ रहे हो सामने से फोन किया तो पहचानते नहीं क्या? शेखर नागरे। हाँ, तो अभी एक मुद्दे की बात सुनो साहब। मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने का। और अगर तुमको पकड़ना ही है ना तो शेट्टी के पीछे जाओ। 1 नंबर 2 नंबर बहुत पैसे उसके पास। और रहा सवाल उस विवेक का, तो उसके बारे में अफसोस करना बंद करो। कोई दूध का धुला नहीं था वो। क्या मतलब? साफ साफ बोल। साफ साफ तो बोल रहा हूँ सर। चलो ठीक है, और साफ साफ बोलते मैं तुम्हारे। क्या है ना, मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं तो वैसे भी देश के बाहर जा रहा हूँ। मैं तो देश के बाहर चला जाऊँगा, लेकिन तो अपनी फैमिली के बारे में सोच। वो तो इधर ही रहने वाले ना। ए शेखर, क्या जो कुछ भी नाम है तेरा, मरना है तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, तेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो उधर ही ठोक डालूंगा तुझे। तेरी लाश भी नहीं मिलेगी तेरी फैमिली को। अपना यूएसपी तो यही है ना साहब, अपने कोई फैमिली नहीं है। और वैसे भी फैमिली ना कमजोरी होती है, पर तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचना। हाँ, सब पता नहीं दिलेर है या बेवकूफ। बेवकूफ है। दिलेर होता तो हमारी जगह पर होता। नंबर ट्रैक पे डालो उसको। सर, सर शेखर नागरे जो रमन शेट्टी को कॉल किया था वो दुबई से लिंक होके आया है। ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। एम्बेसी का कांटेक्ट किया था, समय लगेगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। कदम सर, ये विवेक आप्टे मर्डर केस की फाइल है। इसे बाकी के कोल्ड केसेस के फाइल्स के साथ रख दो। कोल्ड केस? हाँ, क्या कर सकते हैं जब तक गैंगस्टर शेखर नागरे पकड़ा नहीं जाता। सर, ये लीजिए मैडम, विवेक सर के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट पूरे 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। वेलकम। हेलो, नेक्स्ट वीक मुंबई शिफ्ट होना है जी। पैकर से चाहिए। हाँ, कोटेशन भेज दीजिए।
मम्मा हम मुंबई क्यों जा रहे हैं? बेटा मुंबई अच्छी जगह है, बड़ा स्कूल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर हम तो यहाँ पर पापा के साथ रहते थे ना, मुझे उनकी बहुत याद आएगी। मुझे भी याद आएगी। सर 6 महीने पहले विवेक अपने मर्डर केस याद है आपको, जो रमन शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ था? कैसे बोल सकता हूँ, मेरे करियर का इकलौता अनसॉल्व कैसे हुआ? लेकिन सर वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए जहां से एग्जैक्टली वो बिलोंग करते थे। कौन सा शहर? सर मैंने नागपुर में पता किया है तो सबके बीच कनेक्शन मिला है। सर इन लोग को वापस से नागपुर में देखकर बहुत खुशी हुई और ये लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। इन लोग की जगह और कोई फैमिली होता और उनके साथ में ऐसा हादसा हुआ रहता ना, तो मुंह छुपा के भाग जाते। नागपुर में कभी नहीं आते वापस आप। हादसा विनय आपटे का मर्डर तुमने प्लान किया था? अरे अतुल को भी मार। चला गया जब, अभी मुझे मार। मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। बार का ओनर रमन शेट्टी तुम्हारा पुराना दोस्त, वो भी यही नागपुर का। बार का वेटर अतुल जोशी तुम्हारा भतीजा है। दोनों हमारी हिरासत में। और विवेक को जो इंटरनेट कॉल किया गया था वो आपने किया था। ठीक है, आज रात में मिलते हैं शेट्टी बार में पैसों के साथ। और ये सब आपने अपनी बेटी कविता के लिए किया? बेटा कहाँ थी अभी तक है? और ये सब क्या है? तो बेटा ये चोट कैसी लगी? कुछ नहीं है पापा, मैंने शादी कर ली पापा। अरे कब की और किससे की बेटा? मैं जल्दी आपको उनसे मिलवाऊंगी पापा। माँ, कविता, कहाँ थी इतनी दिन? क्या कर रही थी? शादी कर ली तूने? पापा, विवेक ने मुझे धोखा दिया। पहले उसने मेरे साथ गलत काम किया। क्या गलत काम किया बेटा? देखो कविता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर तुम धोखे से मुझे यहाँ ले आए और फिर मेरे साथ जबरदस्ती की, और अब फिर तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। क्यों करूं मैं तुमसे शादी? ताकि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सको, तुम और तुम्हारे माँ बाप समाज में सर उठा के जी सके। रमन शेट्टी मेरा दोस्त है, उसने मेरा साथ दिया क्योंकि कविता को वो अपनी बेटी मानता था। और वो गैंगस्टर शेखर नागरा, वो कौन है? उसका असली नाम तरुण है, मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मेरा पड़ोसी है। कविता उसको राखी बांधती थी। जब सभी लोगों को कविता के बारे में मालूम हुआ तो सबने हमारा साथ दिया। 2 महीने पहले मैं विवेक की बीवी से मिला और मैंने विवेक के बारे में सब कुछ सच बता दिया। साहब, विवेक को ढूंढने में और प्लान करने में पूरे 2 साल लगे। मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी
बेटी है। मेरी भी बेटी थी, कविता जोशी नाम था उसका। मैं बाप हूँ उसका बाप। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? मैंने अपनी कविता को इन्हीं हाथों से फूल जैसे पाला है साहब। कोई भी आएगा और हमारी बेटी से खेल के चला जाएगा। नहीं साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए साहब। प्रभा, हमारी बेटी कविता को इंसाफ मिल गया। बेटा कविता, मैंने तेरे गुनाहगारों को सजा दे दी। अब तो तू खुश है ना? ये कहानी थी अक्यूज्ड विवेक की, जो मरने के बाद भी समाज की नजरों में विक्टिम बना रहा। ये कहानी थी रेप विक्टिम कविता की, जिसने ना सिर्फ अपने बलात्कारी को माफ किया, बल्कि आंख मूंदकर दोबारा ऐसा फैसला लिया जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कविता या उस जैसी बाकी लड़कियों के साथ जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमने उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू कर दी। विवेक और उसके साथी हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर्स थे। कविता या उससे पहले किसी भी लड़की ने अगर विवेक और उसके गिरोह के बारे में पुलिस को बताया होता तो शायद इन क्राइम्स को होने से पहले बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस विवेक के तीनों साथियों को ढूंढ रही है और तरुण उर्फ शेखर ने जिन 3 लड़कों को हायर किया था रॉबरी के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। सर। हाँ बापट। सर, अमजद खान नाम का अपराधी जो पैरोल पर बाहर आया था, जब से बाहर आया यहाँ पर हाजिरी देने नहीं आ रहा। क्या? कितने दिन से गायब है अमजद? सर, 15 दिन पहले वो पैरोल पर बाहर आया था। उस बीच उसकी बीवी का जन्मदिन था और पिछले 15 दिन से ही वो गायब है। फाइल लेके आओ उसकी। यस सर। ओह माय गॉड, ये अमजद एक 10 साल पहले इसने के नशे में अपने ही 2 बच्चों को गला घोटकर बेरहमी से मार दिया था। उसी की सजा ये जेल में काट रहा है। इसकी पहली बीवी इसको कब का छोड़ के जा चुकी है। जिसके जन्मदिन की बात तुम कर रही हो, ये उसकी दूसरी बीवी है। राइट सर। बापट, इस अमजद के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी लेट क्यों दी? क्यों लोगों की जान खतरे में डाली? अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? सर, हमने उसके वाइफ तारा के पास एक कांस्टेबल को भेजा है पता करने के लिए कि अमजद खान कहाँ है और क्यों। सॉरी सर। हेलो, क्या? यहाँ पे दरवाजा तोड़ा। सर्च करो पूरा घर पाटिल, और ये खिड़की खोलो।
बापट, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, मतलब मौत होके 2-3 दिन हो चुके हैं। राइट सर। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान है। एक काम करो, इस स्टूल की और बॉडी की हाइट मेजर करो। सर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि इस स्टूल पर चढ़ने के बाद भी इसका हाथ ऊपर तक पहुंचा होगा। सर, आसपास के लोगों का कहना है उन्होंने अमजद को देखा था यहाँ। तारा, रुकिए, तारा, रुकिए। कौन है आप? मैं इसकी बहन हूँ। तारा उठना, तारा उठ, तारा उठ, तारा। क्या वजह हो सकती है आपके बहन के की? ये नहीं है, मर्डर है। उसने मारा है मेरी तारा को। मैं तारा को कितना समझाती थी कि उस क्रिमिनल से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। और ये सब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बहन से? तारा, उसने अपने खुद के 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। तुम्हें वो क्या ही अहमियत देगा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि 2 साल बाद बेल पर बाहर आने पर उसने तुमसे निकाह कर लिया, और इतने सालों में उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय तकलीफ के? हर बार आप इसी बात का मुद्दा क्यों बना लेती है? होगा दुनिया के लिए मुजरिम, मेरे लिए वो मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार के भूत को ना सर से उतार दो। इस 7 साल की शादी में वो सिर्फ 2 महीने तुम्हारा शौहर बन के रहा है। वो सिर्फ कातिल है, कातिल। और इस बात का इंतजार मत करना कि वो एक दिन तुम्हारी भी जान ले ले। वो अभी पैरल पर बाहर आया है, लेकिन कितना वक्त दिया उसने तुम्हें? दिन रात सिर्फ नशे में धुत रहता है वो। उस दिन भी नशे में धुत था वो। 1 नंबर का एहसान फरामोश आदमी है वो। मेरी तारा ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, फिर भी उसे मारता रहा, पीटता रहा, कभी रुका ही नहीं। बापट, हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट हमसे सवाल करेगा। ये अमजद एक हार्ड एंडेड क्रिमिनल है। हो सकता है ये तारा के मर्डर के पीछे भी वही हो। इस अमजद को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो और क्राइम करे। एक काम करो, इन 10 सालों में उसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, सब पता कर। अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए ना। अरे आ रहे हैं भाई। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अल्लाह ने उन्हें सुपरमैन बनाया है। वो दिन रात हम सब का ख्याल रखती है, पर कभी नहीं थकती है। अरे भाईजान, अम्मी तो औरत है, वो कैसे सुपरमैन हो सकती है? वो तो सुपर वुमन है ना? तौफीक मियां, लिखा आपने बहुत खूब है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ आपने अम्मी के लिए लिख दिया, अपने अब्बू के लिए कुछ नहीं? हाँ मियां, 1-2 तारीफ के लफ्ज हमारे लिए भी कह देते। नहीं नहीं अब्बू, भाईजान नहीं, मैं आपके लिए लिखूंगी, वो भी ढेर सारा और अच्छा अच्छा। अभी तुम लोगों का मुशायरा खत्म हो गया हो तो चले? देर हो रही है, तुम्हें स्कूल के लिए और मुझे काम पे भी जाना है। अच्छा, टिफिन दोनों का बैग में रख दिया है, बाहर का कोई कचरा नहीं खाओगे, ठीक है? यही खाना है। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी। देखो भाई, अगर तुम दोनों ने अपनी अम्मी की बात मानी तो आज शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट भेल खिला सकता हूँ। अरे जल्दी आ, चलो चलो चलो, बाय। सर, ये तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसके शरीर में कोई सब्सटेंस, जहर या नशीला पदार्थ नहीं मिला। उसकी मौत गले की हड्डी टूटने से ही हुई है, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के मार्क्स मिले। और स्टूल की हाइट? सर, स्टूल की हाइट और तारा की हाइट के अकॉर्डिंग का फंदा लगाकर लटकना नामुमकिन तो नहीं,
लेकिन मुश्किल जरूर रहा होगा। मतलब पॉसिबल है तारा को पहले गला दबाकर मार दिया गया, फिर उसे फांसी पर लटकाकर सुसाइड दिखाने का नाटक किया गया। सर मैं वो औरतों की जरूरत का सामान बेचती हूँ। आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज बुला दीजिए। हाँ है, मेरी बीवी है ना सुनीता। अगे सुनीता बाहर है। शायद वो बाथरूम में होगी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, अंदर आके उसे आराम से समझा दी। आइए आइए आइए। सर वो आपकी वाइफ को बुला दीजिए। होगी तो आएगी ना। अरे यार तुम भी हमारी जरूरत को समझो ना। ले चाय भी। पुलिस को कॉल करें, 1 मिनट में साले की अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, इससे बात घर तक चली जाएगी, सबा को पता चल जाएगा। अच्छा ही है ना उन्हें पता चल जाए कि उनकी बीवी किन हालातों में काम करती है। कम से कम काम तो ढूंढेंगे जल्द से जल्द। काम तो वो ढूंढ ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो मुझे भी घर बैठा देंगे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले ताकि वो आगे जाके कुछ बन जाए। इसके लिए मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, मैं कर लूंगी। ये पूरी लिस्ट क्रॉस चेक करवाओ। अरे पवार साहब नमस्कार, बसा ना। सॉरी आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये केस तो मुझे बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसे याद है। 10 साल पहले मैं ही माइनर बच्चों के डबल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। मुझे एक कॉल आया कि मेरे एरिया में मास मर्डर हुआ है। साहेब बघा आग आ रहा है। अरे बच्चों को क्यों मारा? बच्चों क्या हुआ उनको? साले अपने ही बच्चों को मारकर उनका मर्डर करके इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है? मैंने ये क्या किया? मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। ड्रामेबाज। गन नहीं, गन नहीं, गन नहीं है तो बात नहीं, गन नहीं, गन नहीं। ओए साले, चला गया गाड़ी टका ला। एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दोनों बच्चों को गला दबाकर मारा गया था। फॉरेंसिक में तो बिल्कुल क्लियर था कि पूरे घर में बच्चे और अमजद के ही फिंगरप्रिंट्स थे और उसके ब्लड में भी बहुत ही हाई लेवल के। जब उसको गिरफ्तार किया तब वो तो नशे में धूत था और जब बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ तब वो कस्टडी में था और उसने डिमांड तक नहीं की वहां जाने की। पवार साहब हमें डाउट है कि तारा का मर्डर भी उसी ने किया है। तारा के गले पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं हमें। प्रॉब्लम यह है कि इतना खतरनाक गुनहगार गायब झाला है और पता नहीं वो आगे जाके क्या करेगा। अरे कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो यार। कहाँ थी मतलब? काम पे थी ना, फोन साइलेंट है इसलिए पता नहीं चला। अरे वो तौफीक और रजिया अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। क्या मतलब? घर नहीं लौटे मतलब क्या? आप ही जाते हो ना उन्हें लेने के लिए? अरे वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, वहां गया तो गार्ड ने बोला कि बच्चे तो घर के लिए निकल गए स्कूल से। अरे ऐसे कैसे निकल गए? और वो वॉचमैन क्या कर रहा था?
इतने छोटे बच्चों को अकेले कैसे जाने दिया उसने? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ यार, मुझसे क्यों पूछ रही हो ऐसे फालतू के सवाल? अरे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी। बच्चे, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सब मेरे बच्चों को ढूंढना होगा। आसपास ही होंगे। अरे ठीक है सर, मैं फाइल भिजवाता हूँ अभी। जैन बैठिए। सर ये तौफीक और रजिया हमारे बच्चे हैं सर। सर ये अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। नहीं लौटे मतलब? बच्चे स्कूल से घर खुद आते हैं, कोई लेने नहीं जाता? कोई स्कूल बस या वैन? सर इनकी छुट्टी के वक्त मैं काम पे रहती हूँ तो सबा उनको लेने जाते हैं। आज इनको थोड़ी देर हो गई तो वॉचमैन ने उनको रोका ही नहीं, बस जाने दिया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैंने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश की, दोनों बच्चों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से भाग गए सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया। अंकल जाने दो ना, हम बड़े हो गए हैं, हम अपने घर खुद से जा सकते हैं। मुझे मालूम है तुम दोनों बड़े हो गए हो, पर अभी चुपचाप वहाँ बैठो। जब तक तुम दोनों को लेने नहीं आता तब तक वहाँ से हिलोगे भी नहीं। चलो बैठो। भाईजान भागो! अरे बच्चों, अरे बच्चों! बच्चों ने तुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, तो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यकीन कीजिए मेरा, सच बोल रहा हूँ मैं। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना, सब पता चल जाएगा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरा तो लगा है ना? सर कैमरा लगे तो हैं पर काफ़ी टाइम से खराब है वो। तो तुम लोग ना स्कूल के आसपास देखो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ सर। और तुम अगर बाद में पता चला ना कि कुछ झूठ बोला तो लंबा अंदर जाओगे। सर सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए मेरा। सर कमें। सर ये स्कूल के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें बच्चे किसी आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन सर इसका चेहरा नहीं दिखाई देता। अगर इसी आदमी ने बच्चों को गायब किया है तो मतलब ये पहले से जानता था कि बच्चे स्कूल से घर अकेले जाने वाले हैं। है कौन ये आदमी? साहब इसमें चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे पहचानूं ये कौन है? एक दूंगा ना कान के नीचे, सब याद आ जाएगा। सर यकीन कीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। ये कौन है ये आदमी? सबा ये आदमी कौन है? ये कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चों को? बेफिक्र रहिए, हम जल्द पता लगा लेंगे आदमी कौन है और आपके बच्चों को लेकर कहाँ गया। अरे सब कुछ अकेले करती हूँ मैं, आपका, बच्चों का, घर का, सबका। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करके 4 पैसे कमा के लाती हूँ कि गुजारा हो सके हमारा। सबके बदले में आपको सिर्फ एक काम सौंपा था, बच्चों को स्कूल से लेकर आने का, वो भी नहीं कर पाए आप। इतना सा काम नहीं कर पाए आप। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कौन लेके गया होगा। हो गई गलती, कैसे ठीक करूं इस गलती को? दोनों बच्चों के गले पे निशान, शायद गला दबा के मारा गया। सर बॉडी की स्टिफनेस को देख के लग रहा है मर्डर 4-5 घंटे पहले हो चुका है। वहशी दरिंदा कौन है जो इन दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जान से मारा और मारने के बाद दोनों लाशें यहाँ फेंक के दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चों में मेरे बच्चे। मैं मर जाऊंगी। संभाल खुद। मेरे बच्चों को मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे सारी गलती मेरी है। अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे मरना चाहिए, मुझे कोई हक नहीं है जीने का। मेरे बच्चों का ख्याल नहीं, मैं मर जाऊं। मेरे बच्चों का
नाज 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 सब मेरे बच्चे वाघमारे, उन दोनों के कॉल डिटेल्स मुझे आज के आज मिल जाने चाहिए। सर हाँ सर, अमजद के बारे में पता चला है कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, मलिक, जो 6 साल से उसके साथ जेल में था। दोनों एक ही बैरक में थे और वहीं पे दोनों की दोस्ती हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तारा इस दुनिया में नहीं रही। पता है हमें, अमजद और तू 6 साल जेल में एक ही सेल में थे। काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। चल बता, अमजद क्या प्लान कर रहा था आणि आता कुठे है तू? साहब कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, कोई भरोसा नहीं है उसका। वो कब क्या करेगा, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो। खत्म कर बाकी सब खत्म कर दूंगा, सब तबाह कर दूंगा। अमजद होश में आ। अरे अपने 2 बच्चों को तो मार चुका है, और किसको खत्म करेगा, किसको तबाह करेगा तू? और हाँ, मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। अब क्या करूं मैं? किसको मारूं? हाँ? खुद को मार दो। अब क्या करूं बोल, किसके लिए जीऊं मैं? अमजद मेरे भाई, भूल जा अपने गुजरे हुए कल को। आज मैं जी भाई, आज मैं जी। अरे इतनी प्यारी बीवी मिली है तुझे तारा, जो सब कुछ जानते हुए भी तुझसे इतनी मोहब्बत करती है। अमजद तुझे उसके लिए जीना होगा। हाँ तारा, तारा मुझे प्यार कर, मुझे बहुत प्यार करती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने तारा को मार दिया। मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो वो मुझसे गिड़गिड़ा के कह रहा था कि मैं जाके तारा से मिलूं, उसका ख्याल रखूं। तो तू मिला था तारा से? हाँ साहब। जी सलाम वालेकुम, मैं मलिक, अमजद का दोस्त। अरे वालेकुम अस्सलाम, जानती हूँ आपको, बहुत सुना है आपके बारे में अमजद से। आइए ना, अंदर आइए। अमजद को बहुत फिक्र रहती है आपकी, बार बार जेल में आप ही का नाम लेता रहता है। मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो उसने कम से कम 1000 बार बोला होगा मुझे कि मैं आपसे आके मिलूं, आपकी जरूरतों को समझ लूं। मलिक, ये अमजद जब पैरोल पर बाहर आया था तो दोस्ती का फर्ज निभाने तू मिला भी था ना उसे। झगड़ा हुआ था तुम्हारा, और वो भी उसी रात जिस रात उसने तारा का मर्डर किया था। और मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो कुछ भी हुआ था बता दे। बोल लौकर। अमजद तू यहाँ? साली कमीने, दोस्त बोलता है मेरे को, पीठ में छुरा भोंक दिया दोस्त के। क्या बोला था? मेरी तारा का ख्याल रखना, गद्दारी करती है। अरे चुप कर साले नशेड़ी, कुछ भी बकवास करता रहता है। क्या बोला उसको? वो मेरे को रूखा रूखा जवाब क्या को देती है? मेरे को पहले जैसा प्यार नहीं करती है। मेरे को हगालती क्या को? साले हमेशा ऐसे गुस्से में ही घूमेगा। अरे जरा शांत दिमाग से बैठकर सोच लिया कर कभी। 6 साल हो गए तुम लोगों के निकाह को, निकाह के बाद से तू जेल में है। क्यों वो तेरा इंतजार करेगी इतना? हो सकता है वो किसी और को चाहने लगी हो, किसी और से प्यार करने लगी। वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती। और सुन ना, मैं उसे छोड़ने दूंगा, मैं सबको सीधा कर दूंगा।
कि अमजद पैरोल पे बाहर आया ताकि तारा के साथ वक्त बिता सके, उसका जन्मदिन मना सके। लेकिन बाद में उसको पता चला कि तारा को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसके लाइफ में कोई और आ गया है। इसलिए गुस्से में आकर उसने तारा का गला दबाकर मार दिया और लटका कर सुसाइड दिखाने की कोशिश की और गायब हो गया। लेकिन ये अमजद अब है कहां और क्या करने वाला है कुछ नहीं पता। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। क्या लगा रखा है आपने? हैं? आप क्या डर के बैठे हो? कुछ नहीं कर रहे हो आप। अरे जबकि आपको पता है वो आदमी कौन था जो बच्चों को लेकर गया, उनका मर्डर कर दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहे आप। देखिए 48 घंटे आपके पास, सिर्फ 48 घंटे। अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं वादा करता हूं आपसे कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये आवाज सुन रहे हैं ना आप, और आवाज ये और ऊंची होती जाएगी, थमेगी नहीं, और फिर आप आंखें नहीं मूंद पाओगे। 48 घंटे। एक तो ये फवाद खान जैसे छुटभैया मोहल्ले के नेताओं ने और दिमाग खराब कर रखा है। अरे ये गली मोहल्ले के नेताओं की फिक्र नहीं है मुझे फिक्र है इस केस की। 2 मासूम बच्चों के मर्डर का केस है। चिंगारी को शोला बनने में वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। स्कूल के आसपास एक एक आदमी से पता करो, किसी ने तो कुछ देखा होगा। सर सब मैं देखा उस आदमी को, बंदा सा लग रहा था, बड़ी दाढ़ी थी। स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ। सर अमजद को आखिरी बार कोल्हापुर बस स्टैंड पर देखा गया था। मुझे लगता है शहर छोड़कर भाग गया होगा। लेकिन भाग कर गया कहां होगा? ठीक है, ये स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे अपलोड करो, शायद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। किसी भी तरह से पता करो ये आदमी कौन है। तो छोटे मासूम बच्चों की मौत का मामला है, केस को हल्के में नहीं ले सकते। इस स्केच को बच्चों के घर वालों को दिखाते हैं, शायद वो बता पाए कि आदमी कौन है। सर नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। सर ये मेरे बच्चों को कैसे जानता है पता नहीं। हमारी दुनिया तहस नहस कर दी सर, सब उजाड़ दिया। ये लो, ये स्केच मोहल्ले का इंसान के हाथ में होना चाहिए, है ना? सब कुछ अकल याद करा दो इसकी। तुम सबके सब लोग कर क्या रहे हो? सो रहे हो क्या? जो स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे लोड होने के लिए बना था वो लोगों के मोबाइल में घूम रहा है, मैसेजिंग ऐप पर। कैसे लीक हुआ ये? हाँ तुम? हेलो, व्हाट? प्लीज थैंक यू सर। जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम अमजद खान है। 10 साल पहले उसने अपने 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया था, उसी की सजा काट रहा था। सर 15 दिन पहले पैरोल पर बाहर निकला, अपनी बीवी तारा का मर्डर किया और फरार हो गया। तारा मर्डर केस? जी सर, ये लीजिए। सर ये अमजद खान है और ये तारा उसकी दूसरी बीवी, और सर ये 2 बच्चे जिनको अमजद ने मार दिया था। सर ये नुसरत है, अमजद की पहली बीवी। तो नाजनीन? नाजनीन? नहीं सर, ये नुसरत है, नुसरत आजमी, अमजद की पहली बीवी। जिन 2 बच्चों के अमजद ने मर्डर किए वो इसी से थे। नो, जिन 2 बच्चों के मर्डर में हम अमजद को ढूंढ रहे हैं ये उन 2 बच्चों की मां है, नाजनीन। सर हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि अमजद अपने पहली पत्नी को बहुत मारता पीटता था। उन 2 बच्चों का मर्डर करने से कुछ दिन पहले उसने इसको बहुत मारा पीटा था और घर से बाहर निकाल दिया था, फिर बाद में बच्चों का मर्डर किया। मतलब ये नाजनीन पहले नुसरत थी, तो सबा से पहले ये अमजद की बीवी थी। सबा मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे बच्चे मुझे अपने पास बुला रहे। मेरा तौफीक, मेरी रज़िया,
अपनी अम्मी को अपने पास बुला रहे सबा। उस वीडियो में आपके बच्चों के साथ जाते हुए जो आदमी दिखाई दे रहा है, ये उस आदमी का स्केच है। आप पहचानती हैं इसे? सर ये तो अमजद है, इसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है। सबा सबा इसने फिर से मेरी गोद छूनी कर दी। ये शैतान मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चाहता सबा, क्यों नहीं चाहता? अरे शर्म नहीं आई तुझे, शर्म नहीं आई तुझे? अरे इंसानियत तो वैसे दरिंदा अपनी औलाद को खा के तुझे शर्म नहीं आएगा? तुझे अगर फांसी भी हो जाएगी ना तो भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में तेरे को सजा मिलेगी। प्लीज शांत हो जाइए। ये गाड़ी टाका। मैं उस इंसान के साये से भी दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उस घर से अपने बच्चों की यादें समेटी और वहां से निकल गई। और मैं फिर यहाँ आ गई अपनी खाला के घर। सबा मेरी खाला के पड़ोसी थे। अमजद की औलाद तौफीक मेरी गोद में होते हुए भी सबा ने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा। खाला के सब जाने के बाद मैंने सबा से निकाह कर लिया और शादी के कुछ साल बाद रजिया पैदा हुई। बहुत खुशहाल परिवार था सर हमारा, लेकिन इस अमजद ने इसने एक बार फिर से मेरी गोद चूनी कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। सुनिए। जी साहब। यहाँ इस घर में अमजद रहता था, आप जानती हैं उसे? जी साहब, वो खौफनाक मंजर याद है मुझे, मैं यही थी। ये बच्चों का बाप है साहब, बहुत बड़ा नशेड़ी है ये। आज भी दहशत होती है उस वक्त को याद करके। दिन रात अपनी पत्नी नुसरत को मारते रहते थे वो। गुस्से में उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि वो बेचारी पेट से थी। कभी कभी तो डर लगता था कि पिटते पिटते कहीं मर ना जाए। मैंने नुसरत को सलाह भी दी थी कि अमजद भाईजान को तुम दिखवाओ। दिखवाओ मतलब कहाँ दिखाओ? उस समय एक पीर का बहुत नाम था। कुछ 8-9 साल पहले इस इलाके में उन्हीं का जादू छाया हुआ था। तो ये क्या नई कहानी है? कहानी नहीं है साहब, सच है। सब उसे फरिश्ता कहा करते थे। वो फरिश्ता मर्दों की मुसीबत हल करने के लिए दवा करता था। मेरे शौहर भी उन्हीं के मुरीद थे। मैं भी एक बार अपने शौहर के साथ उस जगह गई थी। साहब, हम अपनी परेशानी एक पर्ची पर लिखकर उस बूढ़े आदमी को देते थे और वो अंदर जाकर फरिश्ते को वो पर्ची देता था। फरिश्ता उस परेशानी का हल जवाब के तौर पर पर्ची पर ही लिख कर देता था, मगर कभी हमारे सामने नहीं आता था। वो बूढ़ा कहाँ है जो पर्ची लिखकर अंदर देता था? वो बूढ़ा साहब, वो तो कब का मर चुका है। आप भी तो गई थी ना उस फरिश्ते से मिलने, तो आपने देखा होगा, कुछ तो याद होगा आपको। नहीं साहब। और आपके शौहर, उनको लेकर गई थी ना आप वहाँ पे, उन्होंने देखा होगा, उनको कुछ याद होगा। नामुमकिन है साहब, और अगर मुमकिन है भी तो वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हैं कहाँ आपके शौहर? साहब, दारू की लत लगी है उन्हें, 24 घंटे नशे में रहते हैं वो। नमस्कार। हेलो, कुछ पूछना है आपसे। 10 साल पहले आप जिस फरिश्ते के यहाँ जाते थे, उसका नाम या शक्ल या कुछ भी याद है? मैं अकेला थोड़ी जाता था, सब लोग जाते थे। तुम भी तो जाते थे उधर। दिमाग खराब है तुम्हारा? आज़ादा पी लिया क्या? दिमाग भी मेरा ठीक है और याददाश्त भी ठीक है। मैंने बहुत देखा है वो फरिश्ते के वहाँ चक्कर काटते, बहुत देखा है तुम लोगों को मैंने। तुम लोग मतलब वर्दी वाले, पुलिस वाले? सब पुलिस वाले जाते थे उधर, देखा है।
नाम क्या है उस पुलिस वाले का? नाम नाम मुझे याद नहीं है। अगर वो आदमी सच बोल रहा है तो मतलब शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस वाला एक ढोंगी के यहाँ चक्कर काट रहा था। वो ना खुद सिर्फ उस बात को मान रहा था बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहा था। गवाह है हमारे पास, चश्मदीद गवाह, जिसने कई बार आपको वो आपके फरिश्ते के यहाँ चक्कर काटते हुए देखा। और हमें यह भी पता है कि अमजद के बच्चों के मर्डर केस की तहकीकात आप ही कर रहे थे। वहाँ जाना, किसी को फॉलो करना, ये कोई क्राइम तो नहीं है? कोई क्राइम नहीं है। लानत, लानत है। लानत समझते हैं? एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला अंधविश्वास में यकीन करता है। और दूसरी बात, आपका वो जो फरिश्ता है ना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। डिपार्टमेंट के आदमी हो इसलिए इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि कोऑपरेट करोगे। करेंगे ना कोऑपरेट? सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। अमजद के बच्चों की तहकीकात करते वक्त कहीं वो उस फरिश्ते की श्रद्धा तो आड़े में नहीं आ रही थी ना आपके? ये बघा तावड़े साहब, मैं एक जिम्मेदार और बेदाग ऑफिसर हूँ और मैंने वही रिपोर्ट किया जो मैंने क्राइम सीन पर देखा। और मेरी जगह पर और कोई भी ऑफिसर होता तो वो भी वही कंक्लूड करता। लेकिन असली कंक्लूजन अभी बाकी है और वो हम निकालेंगे। सर, पता चल गया थाने में फरिश्ते की दुकान चलाने में मदद कौन कर रहा था। कौन है? सर, मेरे बच्चों का कत्ल हुआ है और अब मेरे साथ ही मुजरिमों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बहुत होगी तेरी नौटंकी, और अब सवाल हम पूछेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस नाम से बुलाएं? नुसरत या नाज़नीन? अमजद की बीवी या सबा की बीवी? या फिर सब मर्दों के मर्ज की एक ही दवा, ये फरिश्ता? तो फरिश्ता नहीं, नागिन है जो अपने बच्चों को ढस गई। 10 साल पहले वो पीआई पवार तेरा क्लाइंट था ना? क्लाइंट नहीं, फॉलोवर। फॉलोअर नहीं, अंधविश्वासी। अब पवार के अलावा तेरे कोल्हापुर में जितने क्लाइंट थे ना, सबकी लिस्ट है हमारे पास। उसकी भी, जिसकी मदद से तुम थाने में अपने कर्मकांड की दुकान चला रही थी। सबका पता चल गया हमें। झूठ है सर, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानती किसी को। ये तेरा आशिक, जिससे तुम दिन में 10 बार बात करती थी, बार बार लगातार, जिसके साथ तेरा अफेयर था। 10 साल पहले तुमने अपने और अमजद के बच्चों का कत्ल किया और पीआई पवार के साथ मिलकर अमजद को ही फंसा दिया। और फिर कुछ दिन पहले यहाँ आकर अमजद के बेटे तौफीक और सबा की बेटी रजिया का कत्ल किया और एक बार फिर से अमजद को फंसा दी। क्योंकि तुम जानती थी अमजद जमानत पर बाहर आया है, उस पर पहले ही अपने बच्चों के मर्डर का केस चल रहा है, तो इस बार भी पुलिस का शक उसी पे जाएगा, जबकि मर्डर किया तुमने। बोल, क्यों खा गई बच्चों को? मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। 10 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे दूंगी तो मेरी पावर बढ़ जाएगी। तौफीक और रजिया, उनको भी पावर बढ़ाने के लिए मारा? मैं कोल्हापुर की तरह थाने में भी लोगों की मदद करना चाहती थी फरिश्ता बनकर, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी, मुझे किसी की ज़रूरत थी। फिर एक दिन मुझे फवाद मिला। हमारे पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तेरी कार भी उसी एरिया में मिली जहाँ बच्चों का मर्डर हुआ, उनकी बॉडी मिली। तो चल, अब सच सच बता, तौफीक और रजिया को क्यों मारा? मैं नाज़नीन से प्यार करता था। 10 साल पहले जब मैं उसके पास अपनी मुश्किलों का हल मांगने गया था, तब तुमने कुछ गलत काम किए हैं जो तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही। सलाम चाचा। सलाम। रुको रुको, अरे उनके बताए उपाय से काम हुआ मेरा। रिश्ते का हाथ चूमकर शुक्रिया अदा करूंगा, बस कुछ नहीं। चाचा जाने दूंगा, जाने दीजिए। ऐसी ज़हनी और करिश्माई औरत मुझे ज़िंदगी में नहीं दिखी, पर एक दिन पता चला वो कहीं चली गई। फिर कुछ समय बाद वो मुझे यहाँ थाने में मिली। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया और फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया। फवाद, मैंने फिर से वो ख्वाब देखा है, बच्चों की कुर्बानी देनी होगी, उससे मेरी ताकत में इजाफा होगा। लेकिन उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मुझे पता था अमजद पैरोल पे बाहर आया है, उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। मैं जानती थी वो मुझे मिलने और अपनी औलाद तौफीक को देखने ज़रूर आएगा।
वो जब मैं जेल गया था तो तुम पेट से थी ना, क्या हुआ था बता ना। बेटा हुआ था। कहाँ है मेरा? एक बार। ठीक है, बच्चे अभी स्कूल गए, 12:30 बजे छूटेंगे। फवाद, जिस मौके की हमें तलाश थी वो मौका खुद चल के हमारे पास आ गया। सबा हमेशा बच्चों को लेने देरी से पहुंचता था और बच्चे स्कूल से निकल गए और मेरी तरकीब काम कर गई। तौफीक बेटा, मैं अमजद हूँ, तुम्हारी अम्मी का दोस्त। ये चॉकलेट ले लो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी दूर पर हमारे अब्बा हमें मिल जाएंगे, आप जाइए। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही है, परेशान हो रही है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। कैसी माँ है तू? दरअसल तुझे माँ कहना माँ लफ्ज की तौहीन है। अपने ही 4 बच्चों को खा गई और जरा अफसोस नहीं, और फंसाया भी किसको? बच्चों के बाप को। तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें अमजद को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए उसे ढूंढना होगा और इस केस को रीओपन करना होगा ताकि उसको इंसाफ मिल सके। सर अमजद सच बोल रहा था। उसने गुस्से में तारा की गर्दन पकड़ी जरूर थी, पर उसने तारा को मारा नहीं था। तारा ने खुदकुशी की थी। एक अंधविश्वासी औरत ने अमजद जैसे बेगुनाह इंसान को एक बार नहीं बल्कि 2 बार झूठे जुर्म में फंसाने की कोशिश की। हालांकि पहली बार सच को सामने आने में इतना ज्यादा वक्त लग गया जिसके चलते अमजद की जहनी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी। पर अब केस रीओपन हुआ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमजद को इंसाफ मिले। इस स्पेशल सीरीज में हम ऐसी ही कई और हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे जो कल्पना से भयानक सच और सबक दोनों हमारे सामने रखेंगे। जय हिंद।